हमने लास्ट में ये टॉपिक डिस्कस किया था, विभज्योतक को हमने थोड़ा सा एक ब्रीफली देखा था। मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है शायद मैंने इसे डिस्कस भी कर लिया था। छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और बना देता हूँ इसे। तो देखिए ये कल के टॉपिक का पूरा सारांश है, एक बार वापस यहाँ हम उसे रिपीट करेंगे। हमने डिस्कस किया था विभज्योतक, प्राक विभज्योतक, देखें आप, प्राक विभज्योतक, मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम हम इसे कह सकते हैं, प्रो मेरिस्टेम। आप याद कीजिए कल मैंने जो हिस्टोजनवाद थ्योरी बताई थी उसमें साफ बताया था कि शीर्ष पर मिलने वाला जो शीर्ष विभज्योतक है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं हिस्टोजनवाद के आधार पर। एक नाम दिया था मैंने डर्मेटोजन, एक दिया था पेरीब्लेम और एक प्लीरोम। तो हम यहाँ पर इन्हें ऐसे 3 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। मैंने पहला लिखा डरमेटोजन, हिंदी में हम इसे डरमेटोजन को कहेंगे त्वचाजन। ये हम विभज्योतकी ऊतकों के नाम दे रहे हैं और अब इनसे आगे क्या बनने वाला है वो भी यहाँ स्पष्ट करेंगे। दूसरा नाम मैंने बताया था पेरीब्लेम, हम इसे एक और नाम दे सकते हैं और वो है वल्कुटजन। और तीसरा है प्लीरोम, इसे हम कह सकते हैं रंभजन। देखिए इन परतों का भविष्य पहले से ही निर्धारित हो जाता है। डर्मेटोजन की कोशिकाएं आगे चलकर निर्माण करती है एपिडर्मिस का, और यही एपिडर्मिस आगे चलकर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है। हम इसे हिंदी में कहे तो बहिचर्म ऊतक तंत्र का निर्माण करता है। आगे जब हम आंतरिक संरचनाएं डिस्कस करेंगे ना, जड़तना पत्ती थी, तब आपको ये और स्पष्ट होगा। हम अभी इतना से जान लें, इससे आगे चलकर केवल एपिडर्मिस बनती है, ठीक है। यदि हम बात करें पेरीब्लेम की तो इससे आगे चलकर निर्माण होता है भरण ऊतक का, ग्राउंड टिश्यू का। और इस भरण ऊतक में क्या क्या रचनाएं बनती है? नंबर 1 इसमें बनती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब ये हाइपोडर्मिस क्या है, अभी इतना सा जान लीजिए, एपिडर्मिस के ठीक अंदर वाली परत को हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस के बाद इसी भरण ऊतक में आगे चलकर बनता है वल्कुट। आप वल्कुट कहिए या कॉर्टेक्स कहिए, बात एक ही है। और तीसरी बनती है एंडोडर्मिस। ये 3 परतों का निर्माण कौन से ऊतक से होगा? हाँ, ये तीसरा बिंदु मैं यहां लिख देता हूं, एंडोडर्मिस। ऐसे में पेरीब्लेम से ये 3 ऊतकों का निर्माण होता है, हाइपोडर्मिस, वल्कुट और एपिडर्मिस का। और बात करें रंभजन की तो इससे आगे चलकर निर्माण होता है संवहन ऊतकों का। किसका? संवहन ऊतकों का। अब यहाँ पर संवहन ऊतकों में देखिए ये 3-4 चीजें बनती है। परही रंभ इससे बनेगा, जाइलम इससे बनेगा, फ्लोएम भी इसी से बनेगा, मज्जा और मज्जा किरणें, मज्जा और मज्जा किरणें, ये सारी रचनाएं कौन से ऊतक से? प्लीरोम से बनेगी। तो डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम का जो कॉन्सेप्ट था वो हिस्टोजनवाद के अंतर्गत दिया गया। यहां तक हम विभज्योतक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा पादप ऊतकों में दूसरा बिंदु शुरू होने जा रहा है और वो है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक के बारे में थोड़ा सा पहले लिख लें, एक चार्ट सा बना लें। स्थायी ऊतक, यदि मैंने कल की क्लास की बात करूं तो स्थायी ऊतक की मैंने परिभाषा भी दी थी, ऐसा ऊतक जो विभाजन नहीं करता और जिसकी कोशिकाएं अपना एक निश्चित आकार और आकृति ग्रहण करके परमानेंट एक जगह पर स्टेबल हो जाती है। लेकिन यदा कदा इस ऊतक की कोशिकाएं भी कभी कभी
विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं, और जब वो तैयार होती हैं तब हम उसे द्वितीयक विभज्योतक कहते हैं, द्वितीयक विभज्योतक कहते हैं। ठीक है, तो स्थायी ऊतक भी 3 प्रकार का, स्थायी ऊतक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक है सरल स्थायी ऊतक, सरल, एक है जटिल, और तीसरा है विशिष्ट। स्थायी ऊतक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सरल, जटिल और विशिष्ट। ये देखिए यहां पर गौर करें, ये जटिल ऊतक में सरल ऊतक और जटिल ऊतक, ये ऊपर एरो जो आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है? स्थायी ऊतक के ऊपर। स्थायी ऊतक के यहाँ 2 ही प्रकार आपको नजर आ रहे हैं, तीसरा प्रकार थोड़ा और आगे है और वो मैंने वहां लिखा है, क्या नाम है? विशिष्ट ऊतक। सरल ऊतक और जटिल ऊतक में यदि हम अंतर करें तो बहुत ही सरल सा अंतर, सरल ऊतक की सभी कोशिकाएं आकार आकृति में एक जैसी होती हैं, मतलब सरल ऊतक की सभी कोशिकाएं संरचना की दृष्टि से समान होती हैं, जबकि जटिल ऊतक में एक ही ऊतक में 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, यानी कि उनकी आकार आकृतियां अलग अलग होंगी जटिल ऊतक में। तो 2 प्रकार, वैसे ऊतक की देखो एक परिभाषा यही होती है, समान कार्य और समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक होता है, लेकिन जटिल ऊतक पर यह परिभाषा पूरी तरह से लागू नहीं होती। जटिल ऊतक में कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की आपस में मिलकर एक समूह बनाती है। सरल ऊतक 3 प्रकार का आप स्लाइड पर देख सकते हैं। पहला मृदुतक, दूसरा स्थूलकोण ऊतक और तीसरा दृढ़ोतक। मृदुतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ोतक। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी जानकारी, एक पादप शरीर में यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि कौन सा ऊतक सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, तो आपका उत्तर होगा सरल ऊतक में भी कौन सा? मृदुतक। मैंने तीनों के अंग्रेजी के शब्द भी लिखे हैं और इन्हें भी आप जरूर ध्यान दें, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नजर आ रहा है आपको? तो ये सरल ऊतक के 3 प्रकार, और उधर जटिल ऊतक 2 प्रकार का, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो यहाँ हम जटिल ऊतक के 2 प्रकार, जिनके नाम आप काफी सुनते हुए आए हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को अब देखिए, जाइलम फ्लोएम सही मायने में तो अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन कितने प्रचलन में आ रहे हैं, आप इन्हीं को बोलते हैं। और इनका हिंदी का नाम क्या है बताइए? जाइलम को हिंदी में दारू बोलते हैं। हाँ, हिंदी में इसका शब्द है दारू। और जो द्वितीयक जाइलम होता है उससे हम काष्ठ बोलते हैं, जो कि लकड़ी कहलाती है। ठीक है, यानी कि हम यदि किसी पेड़ की लकड़ी को यदि हम देखते हैं तो सही मायने में तो वो कौन सा भाग है पौधे का? द्वितीयक जाइलम। जाइलम नहीं, द्वितीयक जाइलम है, और जिसका निर्माण द्वितीयक वृद्धि से होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ से। आगे डिस्कस करेंगे। तो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं सरल ऊतक। हाँ, एक तीसरा ऊतक और उधर कोने में देखिए, विशिष्ट ऊतक। अब इसकी परिभाषा बहुत साधारण सी, इस ऊतक में कोशिकाएं कुछ विशेष रूप से परिवर्धित होकर कुछ विशेष कार्य करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इनका कुछ स्पेशली फंक्शन होता है, और ये विशिष्ट ऊतक हर पौधे में नहीं होता। विशिष्ट ऊतक ऐसा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं विशेष रूप से, मतलब किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए विकसित होती हैं। और विशिष्ट कार्य क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें संतरे का, संतरे के छिलके में आप देखिए तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, उनको दबाने पर हमें एक विशिष्ट गंध का एहसास होता है। समझ रहे हैं क्या? ऐसे ही यो मान के चलिए, जैसे सरसों के बीज में तेल मिलता है, सरसों के बीज से तेल मिलता है, तो वहाँ जो तेल निकलता है वो तेल ग्रंथियों से निकलता है। तो यहाँ पर ऐसे ही आंकड़े को देखें, कैलोट्रोपिस को, तो उसको तोड़ने पर जो दूध जैसा पदार्थ बाहर निकलता है वो भी उसे हम लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
लेटेक्स, हिंदी में रबड़ शीर कहते हैं, तो ये लेटेक्स, तेल ग्रंथियां, रेजिन वगैरह, टेनिन वगैरह, ये सब किस भाग का रूपांतरण है? विशिष्ट ऊतक का। लेकिन ये सारी रचनाएं हर पौधे में नहीं मिलती। हर पौधे में यदि स्थायी ऊतक होते हैं तो दो ही प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। ठीक है, ये मत सोचिए कि विभज्योतिकी ऊतक भी यदा कदा पौधों में, विभज्योतिकी ऊतक सभी पौधों में मिलेंगे, क्योंकि यदि विभज्योतिकी ऊतक नहीं होगा तो फिर हम स्थायी ऊतक की तो कल्पना कर ही नहीं सकते। विभज्योतिकी ही आगे चलकर किसमें बदलता है? स्थायी ऊतकों में। लेकिन विशिष्ट ऊतक गिने चुने पौधों में ही पाया जाता है। तो शुरुआत करें हम स्थायी ऊतकों में सरल ऊतकों पर। फ्लोएम को हिंदी में बास्ट कहते हैं। बास्ट नहीं, कास्ट शब्द तो द्वितीयक जाइलम का हिंदी का शब्द है। फ्लोएम को हिंदी में बास्ट कहा जाता है, जाइलम को दारू कहते हैं। अब आप खुद समझ रहे हैं कि शायद अंग्रेजी के शब्द ज्यादा सरल हैं, और वाकई बायोलॉजी में अब वो हिंदी के शब्द हैं। अब आप ऐसे कहेंगे कि उसे दारू क्यों कहते हैं, तो ये कोई प्रश्न नहीं है। देखिए आगे अब हम शुरुआत करें स्थायी ऊतकों पर, और सबसे पहले सरल ऊतक, और सरल ऊतक में भी नंबर 1 कौन सा? मृदुतक। मृदुतक, इसका दूसरा नाम है पेरेन्काइमा। मृदुतक, पेरेन्काइमा। फिलहाल अभी अभी मैंने बताया था ये ऊतक पादप शरीर के अधिकांश भाग का निर्माण करता है। पत्ती में, जड़ में, तने में, सभी में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मृदुतक। देखिए इसमें मैंने एक परिभाषा दी है सरल ऊतक की। इस ऊतक की सभी कोशिकाएं समांगी, समांगी जानते हैं, यानी कि आकार आकृति की दृष्टि से बिल्कुल एक जैसी। समांगी को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, समव्यासीय तथा समरूप होती हैं। ये 3 प्रकार का है, मृदुतक, स्थूल कोणूतक और दृढ़ूतक। एक चित्र बना रखा है, उस चित्र को आपको और कहीं ज़्यादा स्पष्ट देखना हो तो आप इस ब्लैक बोर्ड पर नज़र डालें और प्रयास करें इसे ऐसा ही बनाने का। मैंने ये गोल गोल अंडाकार कोशिकाओं का एक समूह बनाया है। इस समूह के हर कोशिका के अंदर सेंटर में हम एक स्पष्ट केंद्रक को देख सकते हैं, और साइड में ये डॉट डॉट करके हर कोशिका के अंदर सघन जीव द्रव्य हमने बना दिया है। इस तरीके से ये केंद्रक थोड़ा सा आप बड़े आकार का बना दें। ये मैंने बनाया मृदुतक। मृदुतक की कोशिकाएं देखिए 3 विशेषताएं बता रहा हूं। गोलाकार या अंडाकार आकृति की होती हैं। उनकी कोशिका भित्ति, मृदुतकों की, मृदुतक की जो कोशिका भित्ति, मैंने आपको कल ही बताया था कि हर ऊतक में हम 2-3 बातें अवश्य पढ़ेंगे। उसकी कोशिका भित्ति कैसी है, जीव द्रव्य कैसा है, केंद्रक कैसा है, अंतरकोशिकीय स्थल की क्या विशेषता है। तो यहाँ हम पेरेन्काइमा सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। पेरेन्काइमा की सभी कोशिकाएं आकार की दृष्टि से देखा जाए तो गोलाकार या अंडाकार होती है। दूसरी बात, इनकी कोशिका भित्ति कैसी, पतली होती है, और उस पर डेफिनेटली किसका, सेलुलोज का तो स्थूलन होता ही है, साथ में पैक्टीन पदार्थ भी जमा होता है। ये 2 पदार्थ पाए जाते हैं, सेलुलोज और पैक्टीन। कोशिकाओं के अंदर सघन जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म सघन जीव द्रव्य वाली होती है। ये कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य होता है। और सबसे खास बात, इन कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय क्या मिलते हैं, स्थान पाए जाते हैं। अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ये 3-4 विशेषताएं। रिक्तिकाएं भी आकार में बड़ी होती हैं। अब देखिए हम इस मृदुतक को कुछ अलग पादपों में अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कार्य की दृष्टि से इस मृदुतक के कितने भाग कर रहा हूँ, 2। एक का नाम मैंने लिखा क्लोरेन्काइमा। मृदुतक
कार्य की दृष्टि से निम्न दो प्रकार का हो सकता है, क्लोरेनकाइमा और दूसरा है, बोलिए, एरेनकाइमा। यदि हम इनका हिंदी का शब्द कहें तो हम क्लोरेनकाइमा को कहेंगे हरित ऊतक, हरित ऊतक, और एरेनकाइमा को कहेंगे, बोलिए, वायुतक। मैं इस समय मृदुतक की बात कर रहा हूं, तो इसके दो मैंने नाम और दे दिए मृदुतक के, एक क्लोरेनकाइमा और एक एरेनकाइमा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसी मृदुतक में ऐसी कोशिकाएं जिनके भीतर हरित लवक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब आवश्यकता से कहीं अधिक यदि कोशिकाओं में हरित लवक जमा होता है तो ऐसे ऊतक को क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा तो अलग शब्द हो जाएगा, क्लोरेनकाइमा कहेंगे। यानी कि जिस मृदुतक में हरित लवक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हम उसे क्लोरेनकाइमा कहेंगे। अब सोचिए, हरित लवक में चूंकि हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, अतः यह ऊतक, बोलिए, कौन सा कार्य ज्यादा करेगा? प्रकाश संश्लेषण का। अतः स्पष्ट है, जो पौधे अधिक गहरे हरे होते हैं उनकी पत्तियों में, उनके तने में कौन सा ऊतक? क्लोरेनकाइमा अधिक होगा। दूसरा एरेनकाइमा। जितनी भी जलीय पौधे होते हैं, मैं यहाँ पर जलीय पौधों की बात कर रहा हूँ, और बताइए जलीय पौधों को क्या कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में? हाइड्रोफाइट्स, या हिंदी में कहें तो जलोद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधे कई प्रकार के होते हैं। कुछ जलोद्भिद पौधे जल की सतह पर तैरते हैं, कुछ जल में डूबे हुए होते हैं, कुछ आधे डूबे होते हैं, आधे ऊपर रहते हैं, अलग अलग उनकी कैटेगरीज हैं। अब मैं जलोद्भिद पौधों पर आ रहा हूं, तो जलोद्भिद पौधों में जो तना होता है, तने की बात कर रहे हैं, तने की जो वलकुट की कोशिकाएं होती हैं उनमें मृदुतक कोशिकाओं के बीच बीच में ऐसे बड़े बड़े क्या मिलते हैं? अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ जो कोशिकाएं बनाई, आप देखो ये खाली जगह क्या है? ये अंतरकोशिकीय स्थान। तो सोचिए, जब कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या भर जाती है? वायु भर जाती है। और ऐसे मृदुतक, ऐसा मृदुतक जिनकी कोशिकाओं के बीच में बड़े बड़े अंतरकोशिकीय स्थलों में वायु भरी रहती है, उन्हें क्या नाम देंगे? वायुतक, एरेनकाइमा। नहीं आया समझ में? जलोद्भिद पादपों में जो मृदुतक होता है उनकी कोशिकाओं के बीच का अंतरकोशिकीय स्थान क्या हो जाता है? काफी बड़ा हो जाता है। अब देखिए, बड़ा हो गया ये, और इस स्थान में क्या भर जाती है? वायु भरी रहती है। वायु की उपस्थिति के कारण हम अब इस ऊतक को क्या कहेंगे? वायुतक या एरेनकाइमा। ठीक है, और इससे क्या फायदा होगा पौधे को? पौधा जल की सतह पर आसानी से तैर सकेगा। यानी कि हम सीधा सीधा कहें, जलोद्भिद पादपों के तने में मिलने वाला वायुतक चूंकि पौधे को जल की सतह पर तैरने में सहायता करता है, अतः उसे उत्प्लावकता प्रदान करता है। तो प्रश्न बन गया, वो कौन सा ऊतक है जो पादप शरीर को हल्का बनाता है और उत्प्लावकता का गुण डेवलप करता है? आपका उत्तर होगा वायुतक, या अंग्रेजी में कहें तो एरेनकाइमा। तो जितने भी जलोद्भिद पौधे जो जल की सतह पर तैरते हैं वो हल्के इसी ऊतक के कारण होते हैं। क्लियर हो गया? और एक तीसरी, तो बेटे वो लकड़ियां जो होती है ना, एक्चुअल में जो लकड़ियां हैं वो तो कॉर्क होता है उनमें। तो अभी मैं द्वितीयक वृद्धि जब पढ़ाऊंगा ना आपको, तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान हम कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता को पढ़ेंगे। वहां पर उससे कॉर्क बनेगा, और कॉर्क की एक खास बात ये होती है कि उसकी सभी कोशिकाएं मृत होती हैं, जल के प्रति अपारगम्य होती हैं, और उस लकड़ी को हल्का बनाती हैं ताकि वो पानी में आसानी से तैर सके।
वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, लकड़ी बनी है वो तो लकड़ी तैर रही है ना, और लकड़ी जो है वो जलोद्भिद पौधा थोड़ी है, वो तो एक स्थलीय पादप की द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनी हुई एक रचना है। लेकिन द्वितीयक वृद्धि को जब हम पढ़ेंगे तब वो क्लियर होगा। कॉर्क वहां हम डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं एधा। हो गया दूसरा। एक तीसरी और बात सुनिए ध्यान से, आपने नाम सुना होगा नागफनी। नागफनी एक क्या है, मरुद्भिद पौधा है। शुष्क आवास में मिलने वाले पौधों की मैं चर्चा कर रहा हूं। उन पौधों में जो मृदुतक होता है, वो उस मृदुतक की कोशिकाएं जल को संचित करके रखती है। मतलब वहां जल उनमें प्रचुर मात्रा में भरा रहता है और पौधे को और कहीं अधिक गूदेदार बनाती है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो जल उन्हें काम आता रहे। तो एक खास बात क्या देखी कि मरुद्भिद पादपों के मृदुतक की कोशिकाओं में क्या संचित रहता है, जल संचित रहता है। जल को संचित करके रखती हैं। जलोद्भिद पादपों में जल संचित करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरे 24 घंटे वहीं मौजूद होते हैं। और एक सामान्य जो स्थलीय पादपों में ऊतक होगा उसका क्या नाम होगा, मृदुतक। एक और चीज देखिए, पत्ती की संरचना में आगे डिस्कस करूंगा। वहां पत्ती के अंदर एक ऊतक पाया जाता है, नाम है उसका पर्ण मध्योतक। क्या नाम है, नाम सुना हुआ है। मैं और क्लियर कर दूं, पत्ती में एक ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है और एक नीचे वाली। दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो ऊतक होता है उसे हम कहते हैं पर्ण मध्योतक। ठीक है, ये पर्ण मध्योतक भी असल में कौन सा ऊतक है, मृदुतक ही है। तो क्या परिभाषा बनी, पत्तियों में ऊपरी तथा निचली एपिडर्मिस के बीच मिलने वाले मृदुतक को क्या कहते हैं, लिखाऊं क्या, पत्तियों के ऊपरी तथा निचली एपिडर्मिस के बीच में जो मृदुतक है, बीच में मिलने वाले मृदुतक को क्या कह सकते हैं हम, पर्ण मध्योतक, मेसोफिल टिश्यू। ठीक है, आगे और आएगा ये। आप देखिए इस चित्र में भी यदि थोड़ा सा गौर करें, ये वाला जो चित्र है, ठीक दिख रहा है आपको, ये है कौन सा, मृदुतक। मैंने यहां पर इस स्लाइड पर क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा के चित्र नहीं दिए, केवल एक साधारण मृदुतक बताया है, जिसमें सघन कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंतर कोशिका स्थान, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं सब यहाँ मौजूद आप देख सकते हो। ये जो चित्र है दूसरा, ये मृदुतक का नहीं बल्कि दूसरा ऊतक कोलेनकाइमा का है। जहां तक कई बार प्रश्न आता है मृदुतक का कार्य क्या है, तो अब देखो, नहीं, मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थों को संग्रहित करना, संचित करने का। भोज्य पदार्थ को, भोजन का निर्माण डेफिनेटली कौन सी कोशिकाएं करेंगी, हरित ऊतक वाली। और वो हरित ऊतक प्रकाश संश्लेषण से जो भी भोजन बनाएगा वो कहाँ जाकर संचित होगा, मृदुतक में। तो मृदुतक का कार्य भोज्य पदार्थों का संचय करना है। यहाँ तीनों के कार्यों की तुलना कर लें। मृदुतक का काम भोजन का संचित करना, स्थूल कौर्ण ऊतक का कार्य पौधे को लचकता प्रदान करना, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। और दृढ़ का कार्य पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। हाँ बोलो। कोलेनकाइमा, हाँ बिल्कुल, हाँ यूं कह सकते हो। ये जहाँ जो न्यूली फॉर्म टिश्यूज हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रॉपर्ली बनेगा। अभी मैं इसको ही डिस्कस करने वाला हूँ। और दृढ़ तक तो पुराने हिस्से में पहुँच जाएगा जहाँ पुराना भाग होगा। हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे ऊतक की, मृदु ऊतक के बाद, और वो है कौन सा, बोलिए, स्थूल कोण ऊतक। नाम पर जाइए, बहुत ही सरल सा। देखिए स्थूल, स्थूल शब्द बना है स्थूलन से, स्थूल के बाद कोण और फिर आगे क्या, ऊतक, कोलेनकाइमा। स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा। देखिए मैं यहाँ पर वापस से वही कोशिकाएं पुनः बना रहा हूँ, वही मृदुतक की कोशिकाएं, लेकिन अब की बार इन कोशिकाओं के साथ साथ इनमें थोड़ा सा एक आपको अंतर नजर आएगा। वो अंतर ये
स्थूल कौण ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनके जो किनारे होते हैं अंतर कोशिकीय स्थानों के पास मिलने वाले किनारे, वो उन पर ये ऐसे इस तरीके से दूसरे पदार्थों का ऐसे डिपोजिशन हो जाता है, जमा हो जाता है। अब यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है उन पर या तो क्या मिलेगा, सेलुलोज प्लस पैक्टीन, ये दो पदार्थ तो अवश्य मिलेंगे, साथ में एक तीसरा पदार्थ हेमी सेलुलोज का और डिपोजिशन हो जाता है, जमा हो जाता है। तो ये तीन पदार्थ कहाँ जम जाते हैं, कोशिका की कोशिका भित्ति के किनारों पर। जरा कल्पना करें, जब ये पदार्थ यहाँ इन किनारों के ऊपर कोनों पर जम जाते हैं तो ये जो अंतर कोशिकीय स्थान है ये सारा बंद हो जाता है। तो क्या पॉइंट निकल के आया, पॉइंट ये निकल के आया, स्थूल कौण ऊतक की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर चूंकि ये पदार्थ कोनों पर किनारों पर जम जाते हैं, अतः अंतर कोशिकीय स्थान खत्म हो जाता है, मिलता नहीं है। तो अतः इन कोशिका इस ऊतक की कोशिका में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। हाँ बोलो क्या, हाँ यदि नहीं होगा तो फिर वो मृदुतक की भांति ही होगा। स्थूलन यदि नहीं होगा इनका तो फिर अंतरकोशिकीय स्थान दिखाई देंगे, फिर हम इसे स्थूल कौण ऊतक थोड़ी कहेंगे। तो ये तो एक तरीके से मृदुतक से ही बना हुआ है स्थूल कौण ऊतक। मृदुतक की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर यदि ये पदार्थ स्फुलित हो गए और इन्होंने जितना भी अंतरकोशिकीय स्थान उसको डिपोजिट कर दिया, खत्म कर दिया, बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो फिर वो स्थूल कौण हो गया। कौणों पर स्थूलन, नाम से पता लग रहा है इस ऊतक के जो कोशिकाओं के कोने हैं उन पर क्या मिल रहा है, स्थूलन शब्द जानते हो, स्थूलन का मतलब होता है जमा होना, ठीक है, थिकनिंग। और ये थिकनिंग किसकी होती है, बहुत सारे पदार्थ हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, लिग्निन, सुबेरिन। लेकिन लिग्निन सुबेरिन यहां पर हम नहीं डिस्कस कर रहे, लिग्निन और सुबेरिन भी शब्द आएंगे। अभी तो देखो तीन ही शब्द आए, क्लियर करता हूं, सेलुलोज, पैक्टीन। और एक चीज देखिए, हर पादप कोशिका में सेलुलोज डेफिनेटली होगा कोशिका भित्ति में, और पैक्टीन भी उसके साथ साथ होता है। हेमीसेलुलोज अब कहां बन गया, स्थूल कौण ऊतक में। और अब मैंने दो शब्द अभी अभी और बोले, एक कौन सा नाम लिया, लिग्निन का, और एक सुबेरिन। ये जो दो पदार्थ हैं लिग्निन सुबेरिन, ये भी जमा होते हैं कोशिका भित्ति पर, लेकिन जब इनका जमा हो जाता है तो कोशिका भित्ति कहीं और अधिक कठोर हो जाती है और वो डेड हो जाती है। तो सामान्यतया जो दृढ़ हम तीसरी कोशिकाओं की बात करेंगे ना आगे तीसरे नंबर पर, उनकी कोशिका भित्ति पर ये दो पदार्थ और जमा हो जाते हैं, सुबेरिन और लिग्निन, जिनके जमा होने से कोशिकाएं तो दृढ़ होंगी ही, साथ ही साथ कोशिकाएं मृत भी हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, पदार्थों का आवागमन बंद हो जाता है। ध्यान दीजिए, कोशिकाएं दो तरीके से मृत होती है। पहला कारण, यदि कोशिका का जीव द्रव्य सूख जाता है, प्रोटोप्लाज्म, तो हम कोशिका को मृत मानते हैं, ठीक है। और दूसरा, यदि कोशिका के चारों तरफ जो कोशिका भित्ति है उस पर कुछ ऐसे पदार्थ जम जाएं, सुबेरिन, लिग्निन वगैरह, तो पदार्थों का आवागमन बंद हो जाता है, तो फिर कोशिका की सारी जैविक क्रियाएं खत्म हो जाती है और हम उसे डेड कहते हैं, ठीक है। और डेड कोशिकाएं अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, मैंने यहाँ पर एक जटिल ऊतक नाम पढ़ाया था ना, तो जाइलम और फ्लोएम में कुछ कोशिकाएं आएंगी, वो कैसी होंगी, स्वभाव से मृत या डेड होंगी। क्लियर हो गया। दृढ़ ऊतक की बात करें, तीसरा आप हाँ स्थूल कौण ऊतक, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, पौधों में लचकता प्रदान करते हैं। एक बिंदु और ध्यान दीजिए, प्रश्न उठता है स्थूल कौण ऊतक कहाँ मिलता है, तो दो बिंदु लिख लेना। एक तो तने की क्या, हाइपोडर्मिस, तने की जो हाइपोडर्मिस होती है, अब हाइपोडर्मिस नहीं समझ रहे हैं आप, एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली परत को हाइपोड, मैंने कल इसलिए सारे वो बिंदु लिखाए थे, एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली परत हाइपोडर्मिस, और तने की हाइपोडर्मिस किससे बनी होती है, कौन, इस ऊतक से। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज सुने, एक बीजपत्री पौधों में स्थूल कौण ऊतक नहीं पाया जाता,
क्योंकि एक बीजपत्री पौधों के तने में हाइपोडर्मिस होती नहीं है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि स्थूल कौण ऊतक, जिसे कोलेनकाइमा कह रहे हैं, या तो हाइपोडर्मिस में मिलता है, हाइपोडर्मिस जो कि केवल द्विबीजपत्री तने में होती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? वापस से रिपीट कर दूं, द्विबीजपत्री पौधों के तने की हाइपोडर्मिस किस ऊतक की बनी होती है? ठीक है। और कहां मिलेगा? पत्ती। पत्ती में जो संवहन पुल होते हैं, पत्ती के संवहन पुल, उनके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है और हम उसे कहते हैं बंडल शीथ या पूल आच्छद। पूल आच्छद हिंदी में या बंडल शीथ। वहां की कोशिकाएं भी किसकी? मृदुतक की बनी होती है, सॉरी, मृदुतक की बनी होती है। ठीक है, स्थूल कौण ऊतक की। इज इट ओके? आगे बढ़ूं, अब आ जाइए दृढ़ ऊतक पर। दृढ़ ऊतक के लिए देखिए आगे एक चित्र नजर आएगा आपको दृढ़ ऊतक का। आप देखो मैंने उसका कुछ एक बिंदु भी लिखा है, दिख रहा है आपको। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी पतली तथा दोनों सिरों से नुकीली होती हैं। यानी कि अभी तक तो हम कोशिकाएं कैसी कल्पना करके चल रहे थे? गोल या अंडाकार, लेकिन यहाँ कोशिकाओं की आकृति थोड़ी बदल गई है और बदलने के साथ साथ ये दो प्रकार की हो गई हैं। स्थूल कौण ऊतक, सॉरी दृढ़ ऊतक जो है, इसके हमने दो प्रकार कर दिए। एक हमने लिखा दृढ़ तंतु, दृढ़ तंतु, और दूसरा दृढ़ कोशिका। पहली बात तो यहां दोनों में दृढ़ शब्द आ रहा है। दृढ़ शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि इस ऊतक की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर सुबेरीन और लिग्निन जैसे पदार्थ जमा हो गए हैं, पहली चीज तो। लेकिन यदि आकृति की दृष्टि से देखें तो दृढ़ तंतुओं की कोशिकाएं ऐसी क्या लंबी लंबी आकृति की होती हैं। आप देखिए ये चित्र जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, दृढ़ तंतु लिखा है। अब दृढ़ तंतु की ये कोशिकाएं दोनों सिरों से नुकीली है, लंबी है, कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव है, और खास बात इनकी जगह जगह कोशिका भित्ति पर क्या मिलते हैं? गर्त। एक नया शब्द आ गया, क्या? गर्त। गर्त जानते हैं? गर्त वो स्थान होते हैं, कोशिका भित्ति पर होते हैं गर्त। गर्त को हम गड्ढे कह सकते हैं, हिंदी में पिट कह सकते हैं, इंग्लिश में। कोशिका भित्ति पर मिलने वाले वो छिद्र, वो रंध्र, वो गड्ढे जहां पर कोई पदार्थ जमा नहीं होता, उन वहां पर गर्त बन जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए मैंने एक दृढ़ तंतु बनाया, ठीक है, और ये इसकी कोशिका भित्ति है, यहाँ पर मैंने एक क्या बना दिया? एक गर्त बना दिया। तो ये इस चीज को इंगित कर रहा है कि यहाँ पर लिग्निन पदार्थ का डिपोजिशन नहीं है, तभी तो ये गड्ढा बना रह गया। तो जहां जहां पर भी गर्त पाए जाते हैं वो स्थान है जहां पर उस पदार्थ का जमाव नहीं हुआ। और ऐसे गर्त आप देखिए न तो मृदुतक में थे और न ही स्थूल कौण ऊतक में। कहां पाए जाते हैं? दृढ़ ऊतक में, स्क्लेरेन्काइमा में। तो एक तो हमने आकृति की दृष्टि से दृढ़ तंतु बना दिए, और कभी कभी इस कोशिका भित्ति पर भी वो पदार्थ इतना अधिक डिपॉजिट हो जाता है कि कोशिका भित्ति काफी, बोलिए, मोटी हो जाती है और उनकी जो बीच की गुहा है वो धीरे धीरे सकड़ी हो जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इस ऊतक के जो तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनमें कोशिका की गुहाएं चौड़ी या सकरी? सकरी होती है, क्योंकि कोशिका भित्ति काफी मोटी हो जाती है। ये तो मैंने चलो लंबी कोशिकाओं की बात करी। यदि हम यहाँ की बात करें दृढ़ कोशिकाएं, तो दृढ़ कोशिकाएं आप देखिए यहाँ पर मैंने कोशिकाओं को कुछ इस आकृति में बनाया है। ये कोशिकाएं आप देखिए गोलाकार या अंडाकार न होकर बहुभुजाकार हैं, मतलब हेक्सागोनल शेप में है। कोशिका भित्ति पर काफी अधिक
कोशिका पदार्थ इस तरीके से जमा हो जाता है और ये काफी ऐसे मोटी नजर आती है। ये देखिए कोशिका भित्ति पर अंदर और बाहर की तरफ इस तरीके से काफी मोटा थिकनिंग आप देख सकते हैं। और ऐसे में धीरे धीरे जो ये क्या कोशिका की गुहा ये भी बहुत ही क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। एक खास बात देखिए, दृढ़ की समस्त कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं, डेड होती हैं, क्योंकि इनका जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है और सूख जाने से पदार्थों का एक तरीके से आवागमन बंद हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर यदि गौर करें तो ये दूसरा रूप है जिसको हम क्या कह रहे हैं, दृढ़ कोशिकाएं। आप कोशिका भित्ति पर नजर डालिए, काफी मोटी है और ऐसे में धीरे धीरे कोशिका गुहा काफी छोटी हो गई है। प्राथमिक वॉल पर धीरे धीरे पदार्थों का जमा हो जाने से वो काफी मोटी हो जाती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दृढ़ कोशिका के लिए कई बार प्रश्न आता है, दृढ़ कोशिकाएं तो कौन से भाग में मिलती हैं और दृढ़ तंतु कौन से भाग में मिलते हैं। तो देखिए जितने भी आप कठोर भित्ति वाले फल होते हैं, जैसे बादाम, बादाम का ऊपर का हार्ड जो कवरिंग होती है बहुत हार्ड होती है, तो उसमें कौन सी कोशिकाएं, दृढ़ कोशिकाएं। आप अमरूद खाते हैं, नाशपाती खाते हैं, उनके अंदर हार्ड पार्ट होता है तो वो दृढ़ कोशिकाओं का बना हुआ है। चीकू के अंदर भी दृढ़ कोशिकाएं मौजूद होती हैं। चाय की पत्ती में दृढ़ कोशिकाएं मिलती हैं, हार्ड होती हैं, बिल्कुल होती हैं। थोड़ा सा दरदरापन सा आता है कोशिकाओं, अब जब आप चीकू को खाते हैं तो हार्ड सा पार्ट आपको फील होता है, ऐसा गौर कीजिएगा, वो दृढ़ कोशिकाओं के कारण है। ऐसा नाशपाती में भी है और ऐसा अमरूद में भी है। नारियल, नारियल की जो आउटर शेल है वो कितनी हार्ड है, दृढ़ कोशिकाओं के कारण। अब दृढ़ तंतु की बात करें तो ये लंबी लंबी कोशिकाएं हैं और दृढ़ तंतुओं का उपयोग रस्सी बनाने में, हेम्प और सन वगैरह जो होते हैं, सूतली वगैरह, इन सब के निर्माण में दृढ़ तंतुओं का उपयोग होता है। दोनों की दोनों डेड हैं, मृत कोशिकाएं हैं। आगे चलें तो ये हमने सरल ऊतक का टाइप पढ़ा। अब देखो यहाँ शायद आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है कि यहाँ पर हम इसको सरल ऊतक तो कह रहे हैं लेकिन दो प्रकार की कोशिकाएं आ गई, एक दृढ़ तंतु और एक, जबकि मैंने क्या कहा था, सरल ऊतक में तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं। लेकिन ध्यान दीजिए ये दोनों अलग अलग भागों में स्थित हैं। कहीं पर यदि दृढ़ तंतु हैं तो वो सारे के सारे तंतुओं का अपना एक समूह होगा और कहीं कहीं कोशिकाएं तो वो अपना एक समूह बनाएंगी, तो है तो अलग अलग ही। ऐसे में ये सरल ऊतक का ही एक प्रकार है। कार्य को मैं वापस से रिपीट कर दूं, मृदूतक का कार्य भोजन का संचय करना, स्थूल कोण ऊतक का कार्य लचकता, फ्लेक्सिबिलिटी देना। स्थूल कोण ऊतक हर जगह नहीं है, या तो जैसे हाइपोडर्मिस वाले भाग में या फिर पत्तियों में, संवहन पुलों के चारों ओर है। और दृढ़ ऊतक जो है वो पौधे के पुराने जो भाग होते हैं वहां पर मौजूद है, पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यदि एक बहुत बड़ा वृक्ष बहुत सीधा खड़ा हुआ है तो वो केवल किस ऊतक की बदौलत, दृढ़ ऊतक के कारण। स्क्लेरेन्काइमा जो शक्ति देता है, स्ट्रेंथ देता है, क्यों, क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है। अब हम आते हैं स्थायी ऊतकों में दूसरे पर, और वो है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक जिसमें हम बहुत ही दो जाने पहचाने से नाम जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस करेंगे। जटिल ऊतक ये आप लिखें जरूर। पहला जाइलम, जाइलम जटिल ऊतक में 4 प्रकार की कोशिकाएं। नंबर 1 वाही निकाएं, वाही निकाएं, वाही निकाएं। नंबर 2 पर वाहिकाएं, मिलते जुलते से नाम है, अंतर बताता हूं वो भी मैं, वाहिकाएं। नंबर 3 पर जाइलम मृदूतक, जाइलम मृदूतक। और नंबर 4 पर जाइलम तंतु। कई किताबें इस चौथे नाम को जाइलम दृढ़ ऊतक भी लिखती हैं, जाइलम दृढ़ ऊतक।
ये मैंने 4 नाम दिए जाइलम के। ऐसे ही इधर हम लिखें दूसरा जटिल ऊतक फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम में भी 4 नाम आप जरूर लिखें। नंबर 1 पर देखिए, आप इन दोनों के ये नाम भी लिखें, इन्हें हम ट्रेथीड्स कहते हैं। इन्हें कहते हैं वेसल्स। ये इंग्लिश के नाम है, ये थोड़ा सा एक बार ध्यान रख लें। इधर देखिए चालनी नलिका, सीव ट्यूब, चालनी नलिकाएं या चालनी नलिका, सीव ट्यूब्स। नंबर 2 पर सहकोशिका। सहकोशिका का एक और भी नाम है सहचर कोशिका। सहचर भी लिख सकते हैं। सखी कोशिकाएं भी कई किताबें इसका लिखती हैं नाम, सखी कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल। नंबर 3 पर फ्लोएम। फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पेरेन्काइमा। और नंबर 4 पर फ्लोएम तंतु। ये हमने जटिल ऊतक की परिभाषा बता दी थी। ऐसा ऊतक जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह जब मिलेगा तो जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनेगा। जटिल ऊतक को हम एक और भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों आ रहे हैं और दोनों का काम क्या है, पदार्थों का संवहन करना। अतः हम इसे और क्या कह सकते हैं, संवहन ऊतक या वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जाइलम का भी नाम और फ्लोएम का, दोनों का नाम जिस वैज्ञानिक ने दिया था, लिख लें, आपको याद रखना है तो, नेगेली साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नाम दिया था। हाँ, इसी ने दिया था जाइलम और फ्लोएम का। अब देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं जाइलम ऊतक की। मैंने लिखा वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। ये 2 शब्द हर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, अंतर ही नहीं आता है किसी से। वाहिनिकाएं क्या हैं और वाहिकाएं क्या हैं, ये आप सभी जानते हो कि जब हम जाइलम की बात करते हैं तो सीधा सा इसका एक अर्थ है कि ऐसा ऊतक जो पादपों में जल और खनिज लवणों को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकर जाता है। लेकिन जहाँ तक इन चारों भागों का सवाल है कार्य, तो सही मायने में तो जल खनिज लवणों का अधिकांश संवहन कौन करता है, वाहिकाएं करती हैं। फिर वाहिनिकाएं क्या करती हैं, ये भी करती हैं। एक बहुत अच्छी बात जो क्लियर कीजिए, इन चारों ऊतकों में केवल यही ऊतक ऐसा है जो जीवित है, बाकी तो ये तीनों क्या हैं, डेड हैं, मृत हैं। आप सोच रहे होंगे मृत होते हुए पानी को कैसे लेके जाएंगे, तो आप जरा कल्पना कीजिए, यदि हम एक पानी का पाइप जो नल में लगाते हैं, वो भी तो मृत है, वो भी तो एक स्थान से पानी को दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो ठीक उसी तरह ये वाहिनिकाएं और वाहिकाएं उस पानी के पाइप की तरह हैं जो पानी को आगे ट्रांसपोर्ट करती हैं, पाइप की भांति काम करती है। तो इनको खुद को वर्क नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल डेड हैं। हाँ, मृदुतक इसमें जीवित है। और यदि फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में केवल ये वाला भाग मृत है, बाकी सब जीवित है। यानी कि जाइलम में एक भाग जीवित है, 3 मृत हैं, और फ्लोएम में 1 मृत है, बाकी 3 जीवित भाग है। ठीक है, ये चीज मैंने गोला कर दिया। गोला इधर जिसको किया है वो मृत है और उधर किया है वो जीवित को किया है। खैर, हम जाइलम की यदि चित्र की बात करें तो देखिए स्लाइड पर भी आपको एक, ये तो देखिए मैंने नाम दिया, ये देखिए वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दिखा आपको। अब आप गौर कीजिए इनके चित्र पर, और यहाँ और भी स्पष्ट कर दूं मैंने देखिए एक ये चित्र बना दिया और एक चित्र बना दिया। इसे मैंने नाम दिया वाहिनिका और इसे कहा वाहिका। शायद कुछ अंतर आपको चित्र के आधार पर नजर आ रहा होगा।
अंतर देखिए, केवल दो ही अंतर बहुत क्लियर कर देता हूं। वाहिनिकाएं किनारों से नुकीली होती हैं, जबकि वाहिकाएं किनारे से नुकीली लेकिन गोल भी होती हैं। मतलब एक तरीके से एक सिरा यदि नुकीला है तो दूसरा सिरा गोल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब वाहिकाएं एक दूसरे से ऐसे जुड़ती चली जाती हैं तो इनके बीच का जो ये भाग है ये डिसॉल्व हो जाता है और ऐसे में ये भाग गोल दिखाई देता है। तो पहला अंतर तो क्या हुआ, वाहिनिकाएं नुकीली होती हैं जबकि वाहिकाओं के सिरे गोल या ब्लंट होते हैं। और दूसरी बात पर आइए, वाहिनिकाओं की भीतरी गुहा सक्रिय होती है, वाहिकाओं की चौड़ी होती है। क्यों होती होगी जरा सोचिए। अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि यदि हम किसी कोशिका को मृत कह रहे हैं, सीधा सा बात है कि उसके अंदर जीव द्रव्य सूखा हुआ है और उसकी कोशिका भित्ति काफी क्या है, मोटी। तो यहां ये नैरो या सकड़ी क्यों हुई? क्योंकि वाहिनिकाओं की भित्ति पर लिग्निन पदार्थ बहुत अधिक मिलता है, इससे उनकी गुहा सकड़ी हो जाती है और वाहिकाओं पर ये लिग्निन पदार्थ तुलनात्मक रूप से कम जमा होता है, अतः ये क्या रहती है, चौड़ी रहती है। तो वाहिकाओं की गुहा चौड़ी और वाहिनिकाओं की गुहा सकड़ी। वाहिकाएं सिरे पर गोल और वाहिनिकाएं सिरों पर नुकीली होती हैं। एक दोनों, ये दो तो अंतर हो गए। समानता देखिए, दोनों की ही भित्ति पर ऐसे गर्त पाए जाते हैं। ठीक है, सरल गर्त भी हो सकते हैं, आगे चलकर ये परिवेशित गर्त बन जाते हैं। हाँ, कभी कभी पदार्थों का सोपानवत या सर्पिलाकार क्रम में भी ये थिकनिंग या स्थूलन मिलता है। लेकिन मैंने वहां जो चित्र लिया है उसमें आप गौर से देखिए, ए, बी और सी तीन चित्र हैं। ए और बी जो चित्र है, शुरू के दो चित्र हैं, वो वाहिकाओं के हैं, वाहिकाओं के। और तीसरे नंबर का जो चित्र है वो वाहिनिका का है। ठीक है, यानी कि वाहिकाएं चौड़ी होती है और वाहिनिकाएं सकड़ी होती हैं। दोनों पर ही गर्त पाए जाते हैं। गर्त का मतलब है पदार्थों का स्थूलन। ठीक है, अब यदि दोनों के कार्य की बात करें, दोनों ही जल और खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। ध्यान दीजिए, हम बार बार ये कहते हैं कि जाइलम जल खनिज लवण का संवहन करता है, तो सही मायने में तो ये काम केवल ये शुरू की दो रचनाएं ही करती हैं। ये जो हैं ये तो इनके साथ साथ एडजॉइनिंग है। आप सोच रहे होंगे कि उस चित्र में ये दो चीजें तो नजर ही नहीं आ रही हैं, आ रही है क्या? ठीक है, हम कभी भी जाइलम का चित्र बनाते हैं तो बस वाहिका और वाहिनिका का ही चित्र बना के छोड़ देते हैं। वजह, यदि हम मृदुतक की बात करें तो यदि किसी, ये वाहिका है, इसके पास में कुछ कोशिकाओं का समूह है, तो हम इसे क्या कह देंगे, जाइलम मृदुतक। और इसकी रचना ठीक वैसी ही होगी जैसी अभी हमने कुछ देर पहले मृदुतक की पढ़ी, तो इसलिए बनाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा ही दृढ़ुतक के बारे में, इसके साथ साथ कुछ ऐसे डेड लंबे लंबे तंतु यदि हैं तो वो जाइलम दृढ़ुतक हैं। तो वाहिका और वाहिनिकाएं हैं जो जल और खनिज लवणों का संवहन करती है। एक अच्छा बिंदु क्लियर कर दूं, एक वाहिका, फिर इसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ये क्रमबद्ध रूप से आपस में जुड़ी रहती हैं और इनके बीच की जो दीवार है ये घुल जाती है। ऐसे में बहुत सारी वाहिकाएं क्रमागत पंक्तिबद्ध रूप से जुड़ती चली जाती हैं और आगे तक जाके एक लंबा पाइप जैसी रचना बना लेती है। हम बात करते हैं जल खनिज लवण जड़ से कहाँ पहुँचते हैं, तने में, और तने से पत्ती में। तो यहाँ जड़ों से वाहिकाओं का जो क्रम है ये तने और तने से पत्तियों तक पूरा एक लंबा स्तंभ बनाता है, जुड़ा रहता है। और ऐसे में कोई एक सिंगल पाइप ऐसा नहीं है, ऐसे सैकड़ों पाइप्स हैं। जैसे एक ये रास्ता बना, इसी के पैरेलल दूसरी वाहिका, फिर उसने दूसरी से जुड़ा, फिर एक और रास्ता बन गया। ऐसे इनके बीच में से होता हुआ जल ऊपर चढ़ता है। मैंने कहा ना वाहिकाएं ज्यादा
जुड़ती हैं, वाहिनिकाएं भी साथ साथ है, बस अंतर इतना सा है, वाहिकाएं चौड़ी हैं और वाहिनिकाएं सक्रिय हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच बीच में वाहिनिकाएं भी है, आप ये मत मानिए सारी वाहिकाएं, बीच बीच में वाहिनिकाएं भी हैं और वो भी आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं, और ऐसे में पूरा एक पैसेज बना हुआ है जिसके द्वारा वो पानी ऊपर चढ़ता है। क्लियर हुआ? कार्य क्लियर हो गया जहां तक। अब जैसे देखो इन दोनों का काम तो हो गया, जल और खनिज लवणों का क्या संवहन। सोचिए इसका क्या काम होगा? सुरक्षा थोड़ी करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। मृदुतक शब्द जहां आ गया, मैंने शुरू में नहीं बताया था, अभी क्या काम करता है? भोजन का संचय। तो यानी कि जाइलम की कोशिकाओं में यदि कहीं भोजन संचित होना है एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, तो वो कौन सा ऊतक करेगा? मृदुतक, जाइलम मृदुतक। और दृढ़ूतक है तो ये क्या करेगा? यांत्रिक शक्ति देगा। ठीक है, तो चारों के पॉइंट्स क्लियर हो गए, और ओवरऑल एक कॉमन फंक्शन क्या निकल के आया कि जाइलम जल खनिज लवणों का संचरण करता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वो चित्र क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिए फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक का चित्र आपको वहां शायद इतना स्पष्ट नजर नहीं आया, आप इधर देख लीजिएगा। अच्छा, पहले एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये देखिए बहुत अच्छा बिंदु है, क्लियर कीजिएगा, ये कंफ्यूज करता है हमेशा। देखिए जाइलम दो प्रकार का होता है, लिख लें आप। जाइलम उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक जाइलम, और एक होता है द्वितीयक जाइलम। प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। ध्यान दीजिए, ये वो जाइलम है जो प्लीरोम से बना है। प्लीरोम बढ़ाया था ना मैंने, तो मतलब प्लीरोम एक प्रकार का विभज्योतक है, तो प्लीरोम से जस्ट बाद में जो जाइलम विकसित हुआ वो तो प्राथमिक जाइलम। ये जाइलम हर पादप में नहीं बनता, ये केवल बनता है द्विबीजपत्री पौधों में। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि के दौरान। अब द्वितीयक वृद्धि अभी आप समझेंगे नहीं, द्वितीयक वृद्धि में तना या जड़ किसमें वृद्धि करता है? मोटाई में, तो तब जाकर ये बनेगा। तो हम तो अभी बात केवल इसकी कर रहे हैं, किसकी? प्राथमिक जाइलम की। अब प्राथमिक जाइलम भी फिर दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्राथमिक जाइलम के दो प्रकार, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब इनका क्या अर्थ है? मैंने अभी भी कहा कि शुरू मतलब प्लीरोम से जो जाइलम बना वो प्राथमिक जाइलम। ठीक है, और प्राथमिक जाइलम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में हमने वो कर दिया। वहां कुछ वो आ रहा है, स्किन आ रही है, उसको चेंज कर। देखिए प्रोटोजाइलम वो प्राथमिक जाइलम है जो शुरू में बनता है, मतलब प्रारंभिक जाइलम जो शुरू में बनने वाला जाइलम है, जो सबसे पहले बनेगा वो प्रोटोजाइलम होगा, और बाद में जो बनेगा वो मेटाजाइलम होगा। जरा कल्पना करें, जैसे मान लीजिए ये प्रोटोजाइलम बना शुरू में, और बाद में धीरे धीरे बड़ा होकर ये ऐसे साइज का हो गया, फिर कोई और दूसरा बना, वो भी धीरे बड़ा होकर ऐसे साइज में हो गया। ठीक है, तो शुरू में जो जाइलम बनेगा डेफिनेटली वो आकार की दृष्टि से छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी वाहिकाएं और वाहिनिकाएं कैसी होंगी? छोटी। ठीक है, तो शुरू में बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम, और धीरे धीरे यही प्रोटोजाइलम जब आगे बढ़ता है तो आकार में बड़ा हो जाता है, उसे मेटाजाइलम। तो आप तो इतना सा मान लीजिए, प्रोटोजाइलम छोटे आकार का होता है, मेटाजाइलम बड़े आकार का होता है। चित्र में जो हम कौशिकीय चित्र बनाएंगे उसमें प्रोटोजाइलम को कैसे दर्शाएंगे आप देखिए। ये देखिए, मैंने षटकोणीय आकार की एक रचना बनाई है। आप सोच रहे होंगे कि जाइलम को तो हम इस तरीके से बनाते हैं, लंबी लंबी वाहिकाओं के रूप में, फिर ये ऐसी आकृति क्यों बनी?
तो असल में जब हम कौशिकीय चित्र बनाते हैं तो इसकी क्या काटी जाती है, अनुप्रस्थ काट, टीएस, और टीएस में फिर हमको वो ऐसे नजर आते हैं, यानी कि जहां कहीं भी हम जाइलम को चित्रित करेंगे तो उनकी आकृति इस तरीके से होगी। जरूरी नहीं आप 6 कोने बनाएं, आप 5 भी बना सकते हैं, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में एक और वॉल साथ में बनाइए। जाइलम को जब भी बनाया जाता है तो कम से कम 2 दीवारें इसलिए बनाई जाती है जो ये इंगित करती है कि जाइलम की कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि उस पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ये मैंने बनाया छोटे आकार का और ये बनाया बड़े आकार का। सीधा सा अर्थ है, ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। ठीक है, ये शुरू में बना इसलिए आकार में छोटा, यही जब बाद में बड़ा हो गया तो हम इसे मेटाजाइलम कहने लगे। प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार सामने देखिए स्लाइड पर 3 कंडीशंस लिखी हैं, एक्सार्क, एंडार्क और मीजार्क। समझ में आ रहा है? ये स्थिति के आधार पर है। वो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक काल्पनिक चित्र बना रहा हूं, जरा विचार करना। ये मैंने मान लीजिए एक सर्कल बनाया और ये क्या है, एपिडर्मिस, मतलब उस तने या जड़ की सबसे बाहरी लेयर होगी एपिडर्मिस। मैंने इसके अंदर ये एक और लेयर बना दी, इसे मैंने नाम दे दिया एंडोडर्मिस। ठीक है क्या? एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का भाग कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये आप जान सकते हैं बिल्कुल सेंटर में क्या, मज्जा। क्लियर है? अब देखिए हम जाइलम की, प्रोटोजाइलम की स्थिति देख रहे हैं। यदि प्रोटोजाइलम आप देखिए मैंने यहां पर 3 जाइलम बनाए। क्या प्रोटोजाइलम किधर की तरफ बनाया, मज्जा की तरफ, और मेटाजाइलम बनाया परिधि की तरफ। ठीक है, समझ में आया क्या? तो मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, शब्द पर गौर कीजिएगा, अंतः आदि दारू, अंतः आदि दारू, और मैंने इसे अंग्रेजी में लिखा एंडार्क। ठीक है, एंडार्क शब्द से आपको अर्थ नहीं लगेगा, मेरे शब्द पर गौर करें, इधर बोर्ड पे देखें। अंतः का मतलब अंदर की तरफ, आदि शब्द, अब आदि शब्द आपको नहीं आ रहा, यहां जो प्रोटोजाइलम लिखा है ना, इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आदि दारू। ठीक है, और मेटाजाइलम को कहते हैं अनुदारू। ठीक है, नाम अजीब अटपटे से लग रहे हैं, आदि दारू, अनुदारू। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम सरल हैं। खैर, उससे देखो अर्थ क्लियर होगा। आदि दारू का मतलब है पहले बनने वाला, तो छोटा होगा आकार में। और यहां पर जाइए शब्द पर, अंतः का मतलब अंदर की ओर। जब प्रोटोजाइलम किधर हो, अंदर का मतलब मज्जा की तरफ, अंदर तो मज्जा ही होगी। तो जब प्रोटोजाइलम हो मज्जा की तरफ और मेटाजाइलम हो परिधि की तरफ, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, नंबर 2 वाली, क्या, एंडार्क। क्या कहते हैं, एंडार्क, अंत्य आदि दारू। और ये स्थिति किन में मिलती है, तने में, तने में होती है ये। ठीक है, यानी कि तने के जाइलम एंडार्क होते हैं, अंत्य आदि दारू होते हैं। और बात करें हम किसकी, उल्टा कर दीजिए इसी पोजीशन को। अब की बार मैंने क्या किया, ये मज्जा मान लिया, यहां तो मैंने बना दिए बड़े और यहां मैं धीरे धीरे छोटे कर दिए, उल्टा कर दिया। इसमें छोटा जाइलम परिधि की तरफ गया और बड़ा केंद्र की तरफ, मज्जा की तरफ। तो छोटे जाइलम को हमने आदि दारू कहा था, तो अब की बार नाम क्या पड़ जाएगा इस स्थिति का, बही आदि दारू। बही का मतलब बाहर की तरफ, जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो, ठीक है, तो बही आदि दारू। और दूसरा नाम इसका क्या होगा, एक्सार्क। अब आप सोचेंगे यहां ये शब्द कैसे याद करें, तो देखिए बही शब्द आया, एक्सार्क आ गया, एक्स, ई एक्स आ गया। और ई एक्स शब्द का मतलब, ई एक्स शब्द किस लिए आता है, ई एक्स बना एक्सटर्नल से, ठीक है, और एक्सटर्नल का मतलब बाहर। ठीक है, बायोलॉजी में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं
जिनके शाब्दिक शब्द से ही हम बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं। ऐसे अंतः में END आ गया, एंड का मतलब यहाँ खत्म से नहीं है, एंड शब्द बना है एक तरीके से इंटरनल से बना है एंडो शब्द, ठीक है। एंडोडर्मिस जैसे हो गया तो ऐसे ही एंडार्क हो गया। अब एक नया शब्द और आ गया, मध्यारी दारू। आप सोच रहे होंगे इसका एग्जाम्पल, तो ये एग्जार्क जो है इसका एग्जाम्पल आप क्या देंगे, जड़, ठीक है। अब एक तीसरा इन दोनों का मिला जुला रूप मीजार्क। मीजार्क में देखिए, मीजार्क में पता है क्या होगा, प्रोटोजाइलम, जैसे मैंने ये बना दिया मान लो प्रोटोजाइलम, तो इधर बाहर की तरफ इसके क्या होंगे, मेटाजाइलम, और इसके भीतर भी भीतर भी मेटाजाइलम। इसमें क्या स्थिति हो रही है कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी मेटाजाइलम से घिरा हुआ है, तो बीच में आ गया ना क्या, इसलिए नाम पड़ गया मीजार्क। तो अल्टीमेटली हमने जो ये 3 नाम दिए हैं प्रोटोजाइलम को लुकआउट करके दिए। प्रोटोजाइलम जहां वैसा नाम दे दिया, इसमें प्रोटोजाइलम बाहर है, इसमें प्रोटोजाइलम अंदर है, और इसमें बीच में है, ठीक है। इन टर्म से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, एग्जार्क, एंडार्क और मीजार्क। आपने प्रश्न ही नहीं करा मीजार्क कहाँ मिलेगा, प्रश्न आना चाहिए ना, आपने पूछा ही नहीं। नींद आ रही है आपको, तो थक जाते हो आप 11 बजे से पढ़ते पढ़ते। मैंने देखा कईयों को झपकियाँ आ रही है क्योंकि बहुत बोरिंग क्लास लग रही है ना। बॉटनी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, नहीं लग रहा? एक दो बच्चों को नाम नहीं बताऊंगा, नींद आ रही है उन्हें। देखिए मीजार्क जो मिलता है वो टेरिडोफाइटा के पौधों में होता है। टेरिडोफाइटा नाम तो सुना है आपने, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स जो हैं वो एक तरीके से कहना चाहिए अपुष्पी पादपों का एक समूह है। क्रिप्टोगैमस में 3 ग्रुप्स आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। और टेरिडोफाइटा के पादपों में सुविकसित वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं, संवहनपूल मिलते हैं, ठीक है। इससे पहले जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें बहुत ही अल्प विकसित होते हैं, और थैलोफाइटा में तो वो होते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर टेरिडोफाइटा में जो कहना चाहिए जाइलम है उनमें मीजार्क स्थिति होती है, प्रोटोजाइलम के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कौन सा, मेटाजाइलम मिलता है। बाकी फिर टेरिडोफाइटा के बाद हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो उनमें तो एक्सार्क और एंडार्क स्थिति मिलेगी। टेस्ट कैसे होता है, जो उनकी जो बाह्य सतह होती है, थैलस रूपी उनका शरीर होता है, तो बाह्य सतह पर ही कहना चाहिए जल को अवशोषित किया जाता है एंडोस्मोसिस परासरण क्रिया के द्वारा, ठीक है। मतलब उनकी जो बॉडी सरफेस जो एपिडर्मिस जिसको कहना चाहिए वो ही एब्जॉर्ब करती है, बाकी जाइलम फ्लोएम का कहीं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पर। वो सही मायने में तो टेरिडोफाइटा से शुरू हुए हैं, ट्रेकियोफाइट से। एनीवे, और लास्ट टॉपिक वो आगे फ्लोएम का, उसे और एक बार देख लें। हैं 5 मिनट, क्या 5 मिनट और पूरा कर देता हूँ, ये तो फिर पेंडिंग रह जाएगा। देखिए फ्लोएम चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। मैंने अभी अभी कहा था इनमें केवल ये कोशिकाएं डेड हैं, बाकी सभी जीवित हैं। आप गौर से देखिए, फ्लोएम ऊतक इसका मुख्य कार्य है क्या, भोज्य पदार्थ का संवहन करना, और भोजन बनता है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से। तो पत्तियों से उस भोजन को तरल रूप में फ्लोएम वहां से पौधे के उन अंगों तक पहुंचाता है जहां उसकी आवश्यकता है, ठीक है। अब जैसे यदि हम बात करें आलू के पौधे की, तो आलू में जो आलू जिसको हम खा रहे हैं वो भूमिगत होता है, ठीक है। तो वहां भूमि में जाके आलू के अंदर जो भोजन संचित हुआ है वो ऊपर से जाके हुआ है, समझ रहे हैं क्या। अधिकांश भोजन जो है वो फलों में संचित होता है। यदि हम आम को खा रहे हैं तो आम के अंदर भोज्य पदार्थ संचित है तो वो फल में जाके संचित हो गया, कहीं पर तने में, कहीं पर जड़ों में। इस तरीके से संवहन जो कर रहे हैं वो चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं कर रही हैं। अब वो कैसे कर रही हैं देखिए, चालनी नलिका का मैं यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, वो चित्र आपके सामने वो स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इस ब्लैक बोर्ड से आप और क्लियर समझ पाएंगे।
चालनी नलिका सह कोशिका। चित्र को गौर कीजिए, यहाँ पर मैंने इधर साइड में जाइल फ्लोएम क्या मृदुतक भी बनाया है, ठीक है। अब मृदुतक और तंतु तो ये तो वही जनरल चीज होगी, हमें इन दो पर ही विशेष ध्यान देना है। जैसे गौर कीजिए एक बार, सुन लें एक बार मुझे। जैसे यहाँ फ्लोएम में नलिकाओं को हमने वाहिनिकाएं वाहिकाएं कहा था, ठीक उसी से मिलती जुलती रचना यहाँ पर फ्लोएम में है, उन्हें हम चालनी नलिका और सह कोशिका कह रहे हैं। एक खास बिंदु पर आइए, फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में जो कि लंबी लंबी नलियों के रूप में होती हैं, एक दूसरे से वही वाहिकाओं की तरह जुड़ी रहती हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन होती है। प्रश्न बन गया बहुत अच्छा सा, किसी ऐसे कोशिका का नाम बताएं जिसमें केंद्रक नहीं होता पादप शरीर में, तो आपका उत्तर होगा चालनी नलिका। दूसरी बात, हर चालनी नलिका के ऊपर एक पट्टी पाई जाती है, ठीक है। पूरी पूरी आप देखिए एक चौकोर प्लेट सी ओवल शेप में पट्टी मिलती है, हम इसे कहते हैं चालनी पट्टी या सीव प्लेट कहते हैं। और ठीक है उसी तरह होती है जैसे कि हम किसी कहना चाहिए छलनी होती है, आटा जिससे छाना जाता है, उसमें जैसे छिद्र होते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें ढेर सारे यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और हम इन छिद्रों को चालनी छिद्र कह सकते हैं। चालनी छिद्र छिद्र हैं, तो इनसे साफ पता लग रहा है कि कोई भी पदार्थ जब इस कोशिका से आगे बढ़ेगा तो इन छिद्रों के माध्यम से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये छिद्र ही हैं जो तरल भोज्य पदार्थ को एक नली से दूसरी नली में भेजते हैं। लेकिन सोचिए, आपने खूब पढ़ा ये कि कोशिका में केंद्रक ही होता है जो कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इसमें तो केंद्रक है ही नहीं। फिर क्रियाएं कैसे संचालित होती हैं? तो इस काम को करने के लिए इन्हीं नलिकाओं के एडजॉइनिंग सह कोशिकाएं होती हैं, अंडाकार आकृति की, उसमें स्पष्ट केंद्रक, सभी कोशिकांग, सघन जीव द्रव है। तो चालनी नलिका की समस्त क्रियाओं का कंट्रोल कौन कर रहा है? सह कोशिका। चालनी नलिका केंद्रक विहीन है, लेकिन अच्छे बिंदु पर और जाइए, चालनी नलिका में जीव द्रव्य जरूर है, बड़ी सारी रिक्तिका है मध्य भाग में, लेकिन जीव द्रव्य परिधि की तरफ होता है, सेंटर में नहीं होता। आप देखो मैंने डॉट डॉट साइड में लगाए, यानी कि ये जगह बिल्कुल क्या है? खाली पड़ी हुई रिक्तिका है ये वाली जगह। नीचे फिर प्लेट है, इसमें भी वही छिद्र होंगे, और ये फिर नीचे दूसरे से जुड़े हुए होंगे। एक चीज गौर कीजिए, चालनी नलिका और सह कोशिका के बीच में आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे से छिद्र, ये इनके बीच में जो दीवार है उनको कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पदार्थ यहाँ से यहाँ पर आपस में आदान प्रदान भी हो रहे हैं, तभी तो कंट्रोल होगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा बिंदु बता रहा हूं, जिम्नोस्पर्म, आप चाहे इसे नोट कर लेना, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा शब्द अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा, इन दो पौधों में जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में के जाइलम में तो वाहिकाएं और फ्लोएम में सह कोशिकाओं का अभाव होता है, नहीं पाई जाती। रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस को, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा दो पौधे ऐसे हैं जिनके जाइलम में तो वाहिकाओं का और फ्लोएम में सह कोशिकाओं का अभाव होता है, नहीं पाई जाती। यानी कि इससे क्या पता लग रहा है कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा का जो जाइलम होगा वो केवल तीन चीजों से बना हुआ है, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक और तंतु, क्योंकि उनमें क्या नहीं है, और जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा में और क्या नहीं है, बाकी ये तीन चीजें हैं। ये बिंदु बहुत याद रखने का है। ठीक है,
तो इससे कंफ्यूज ना हो, याद रखें। और एक बात, जैसे मैंने वहाँ प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम नाम दिए, ऐसे हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। जो पास में मृदुता की कोशिकाएं वो कंट्रोल कर लेंगी, ठीक है। हाँ, एक बिंदु और ध्यान दें, कभी कभी ये चालनी छिद्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। जब वृद्धि काल नहीं होता पौधे में, निष्क्रियता आ जाती है, तो इन पर एक कार्बोहाइड्रेट होता है वो जमा हो जाता है, जिसे कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस। तो कैलस का जब जमा हो जाता है तो तरल भोज्य पदार्थों के संवहन की गति धीमी पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही वृद्धि काल आता है वो कैलस पिघल जाता है और वापस से संवहन की गति तेज हो जाती है। तो चालनी छिद्र किस पदार्थ से बंद हो जाते हैं? कैलस के जमा होने से। और एक लास्ट बिंदु, जैसे प्रोटोजाइलम नाम दिया, ऐसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम भी कह सकते हैं। प्रोटोफ्लोएम वो ऊतक है जो पहले बना, और मेटाफ्लोएम वो ऊतक है जो बाद में बनता है। तो बाद में बनने वाले फ्लोएम को मेटाफ्लोएम और पहले बनने वाले को प्रोटोफ्लोएम। लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है कि प्रोटोफ्लोएम की ऊपर स्थिति के आधार पर एंडार्क एक्सार्क वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं। कल इसी में हम आगे, कल की क्लास में टिश्यू सिस्टम पर आ जाएंगे। हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, अब हम ऊतक तंत्र पढ़ेंगे, यानी कि वो जड़ तना पत्ती की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है ना, उसको पढ़ने से पहले उसका एक बेस बनाएंगे कि उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझनी है, तो पहले वो बेस क्या है, ठीक है, उसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर समझेंगे।